हेलो एवरीवन, गानिका दिस साइड। आज के वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि अगर ईरान, यूएसए और इजराइल के बीच जो टेंशन चल रहा है वो फुल स्केल वॉर में बदल गया तो क्या स्टॉक मार्केट क्रैश करेगा, क्या हमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट रोक देना चाहिए, क्या एवरेजिंग करना सेफ है या अभी कैश में बैठना ही बेहतर है। आपको याद होगा 2008 का क्राइसिस, उसके बाद 2020 का कोविड क्रैश, दैन रशिया यूक्रेन वॉर। हर क्राइसिस में मार्केट गिरा था, बहुत ज़ोरदार गिरा था, लेकिन लॉन्ग टर्म में पैसा बना ही है। तो आज के इस वीडियो में हम इमोशनल नहीं स्ट्रैटेजिक अप्रोच समझेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ी ग्लोबल सिचुएशन समझ लेते हैं कि अगर मिडल ईस्ट में टेंशन बढ़ती है, स्पेशली ईरान, इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच, तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ग्लोबल स्टॉक मार्केट पे पड़ता है, राइट। तो कैसे पड़ेगा, मतलब ये जो तीन कैरेक्टर्स है अभी हमारे पास, ईरान, इजराइल और यूएसए, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेंगे। तो ईरान का मेन काम क्या है, वो ऑयल प्रोड्यूसर है एंड ये मेन जो ऑब्जेक्ट है जिसका डर है दैट इज़ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कंट्रोल। आपको ये जो यहाँ पे ब्लू कलर की ये जो डॉट डॉट लाइन है पिंक, ये पूरा एक ऐसा एरिया है जिसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बोलते हैं, राइट। ईरान एक मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि उसका इन्फ्लुएंस है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर। ये एक नैरो सी रूट है जहाँ से दुनिया का अप्रोक्सीमेटली 20% ऑयल पास होता है। अगर ईरान यहाँ डिस्रप्शन करता है तो क्या हो सकता है, तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब हो जाएगी, क्रूड ऑयल प्राइसेस सडनली स्पाइक कर सकते हैं और इंपोर्ट करने वाले देश जैसे कि हमारा इंडिया, इसको महंगा ऑयल मिलेगा तो इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी, राइट। इसका सीधा असर इन्फ्लेशन के ऊपर पड़ेगा। स्टॉक मार्केट के ऊपर अगर हम इम्पैक्ट देखें तो जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं उसके ऊपर बुलिश इम्पैक्ट हमें पड़ता हुआ दिखेगा। एनर्जी स्टॉक से उसके ऊपर भी पॉजिटिव मोमेंटम दिखेगा। जो एयरलाइंस वाले स्टॉक है उसका फ्यूल कॉस्ट है वो बढ़ेगा, इसके लिए प्रॉफिट कम होगा, राइट। देन पेंट, केमिकल और जो भी ऑयल मेकिंग कंपनीज है उसका रॉ मटेरियल सबका महंगा हो जाएगा। तो ये इसका ईरान की तरफ से इतना स्टॉक मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है। देन इजराइल की बात करें तो इजराइल को टेक इनोवेशन हब माना जाता है। स्टार्टअप, साइबर सिक्योरिटी, एआई, डिफेंस, टेक, ये सब में बहुत ही स्ट्रांग है। तो अगर कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होता है तो डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ेगा, मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीज होंगे, साइबर सिक्योरिटी कंपनीज़ की डिमांड बढ़ेगी। तो स्टॉक मार्केट के ऊपर अगर हम इम्पैक्ट देखें तो जो डिफेंस स्टॉक है उसमें स्ट्रांग रैली पॉसिबल है। साइबर सिक्योरिटी कंपनीज़ में पॉजिटिव इम्पैक्ट देख सकते हैं, लेकिन जो ग्लोबल आईटी स्टॉक्स है उसमें शॉर्ट टर्म प्रेशर हमें और देखने को मिल सकता है। देन यूनाइटेड स्टेट्स, दैट इज़ द ग्लोबल सुपर पावर। यूनाइटेड स्टेट्स दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर है, दैट वी ऑल नो। इसका क्या क्या इम्पैक्ट आएगा, डॉलर डोमिनेंस बढ़ जाएगा, ऑयल इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा, फिर इसकी वजह से गोल्ड में बाइंग भी आ सकती है, ग्लोबल स्टॉक मार्केट में वॉलेटिलिटी और बढ़ सकती है। तो एक पूरा चेन रिएक्शन समझो। तो देखो, ऑयल प्राइस स्पाइक आएगा, वॉर की वजह से सप्लाई डिस्टर्ब हो जाएगा तो ऑयल की प्राइस बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। तो इंडियन ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंट है तो डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पर पड़ता है। देन एफआईआई सेलिंग देखेंगे तो एफआईआई रिस्क ऑफ मोड में इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकालते हैं तो मार्केट शॉर्ट टर्म में और गिर सकता है। रुपीज़ भी वीक हो सकती है, डॉलर स्ट्रांग होगा तो आईएनआर हमारा वीक होगा तो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन बढ़ेगी। सेक्टरल इम्पैक्ट अगर हम देखें तो जो डिफेंस स्टॉक्स है वो स्ट्रांग हमें देखने को मिल सकते हैं। ऑयल एंड गैस स्ट्रांग मोमेंटम हमें उसमें देखने को मिल सकता है। गोल्ड में हमें बहुत ही स्ट्रांग रैली देखने को मिल सकती है। प्रेशर में कौन से सेगमेंट आ सकते हैं, तो बैंकिंग सेगमेंट आ सकता है, ऑटो आ सकता है और एफएमसीजी की मार्जिन पे भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो लॉन्ग टर्म में मार्केट फंडामेंटल्स वापस स्टेबिलाइज हो जाएंगे सबके, लॉन्ग टर्म में तो कोई इश्यू नहीं है, इसलिए पैनिक नहीं, हमें स्ट्रैटेजी के साथ एक पूरी प्लान बना के आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। हिस्टोरिकली भी अगर हम देखेंगे तो जो कोविड क्रैश आया था 2020 में, उस टाइम पे निफ्टी 40% गिरा था, लेकिन 2 साल में एक नया हाई हमने बना लिया था। देन 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर, उसकी वजह से भी शॉर्ट टर्म पैनिक आई थी, लेकिन वापस रिकवरी अच्छी आ गई थी, राइट। तो इसके हिसाब से अभी की सिचुएशन के बेस पे 3 सिनारियो
हमें होते हुए देखने को मिल सकते हैं। सिनेरियो नंबर 1 के फुल स्केल वॉर, एकदम जोरदार वॉर चालू अगर हो गई तो मार्केट 15 से 25% गिर सकता है, राइट। तो ऐसी सिचुएशन में हमें लमसम अवॉइड करना चाहिए। हमारी जो SIP होगी वो कंटिन्यू कर सकते हैं और 20-30% कैश हमें रिजर्व रखना चाहिए, राइट। देन सिनेरियो नंबर 2, अगर लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिल सकती है। 2-3 वीक में पैनिक का पूरा माहौल हो सकता है, उसके बाद मार्केट रिकवर कर सकता है। तो ऐसी कंडीशन में ग्रेजुअल बाइंग हम कर सकते हैं। 4-5 पार्ट में धीरे धीरे स्टॉक्स को, जो अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक्स हैं उनको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और जो आपका ETF चल रहा होगा कोई भी, तो और SIP दोनों को तो हमें चालू ही रखना है। ETF को भी आप एक्यूमुलेट करना चाहो तो कर सकते हो। और सिनेरियो नंबर 3, डिप्लोमेटिक रिजोल्यूशन, मतलब सब अभी ठीक हो जाएगा, एकदम हमें रिलीफ रैली अगर देखने को मिल गई और अगर हम 100% कैश में बैठे रहे मार्केट क्रैश का इंतज़ार करते हुए, तो पूरी अपॉर्चुनिटी हम मिस कर सकते हैं। इसके लिए हमें 100% कैश में कभी भी नहीं बैठना है। अभी देखो यहाँ पे 2 ग्रुप वाले लोग एक्टिव हो जाएंगे। एक ग्रुप ऐसा बोलेगा कि हमें ऑल टाइम 100% इन्वेस्टेड ही रहना चाहिए, और एक ग्रुप बोलेगा कि हमें थोड़ा बफर रख के चलना चाहिए। तो दोनों ही करेक्ट है अपनी जगह पे। अभी देखो नॉर्मल मार्केट कंडीशन होगी और आप 100% इन्वेस्टेड रहोगे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अभी हमारे सामने वॉर वाली सिचुएशन है, राइट। हम एक ऐसी जनरेशन है कि हमने सब कुछ देख लिया है। हमने कोविड भी देख लिया है, हमने सारे बबल क्रैश देख लिए हैं, और अभी ये वॉर भी हम देखने वाले हैं ऐसा लग रहा है। तो ऐसी कंडीशन में 100% इन्वेस्टमेंट करके बैठना, अपने सामने स्टॉक को गिरते हुए देखना, ये अच्छा आइडिया नहीं है। हमें क्या करना चाहिए, स्टैगर्ड धीरे धीरे अपनी पोजीशन स्टॉक्स में बढ़ानी चाहिए, और इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग के साथ आपको एक लिस्ट बना के रेडी रखनी चाहिए कि भाई अगर मेरा निफ्टी ये लेवल पे आया तो मेरे स्टॉक्स में मुझे देखना है। मतलब स्टॉक्स के भी हम लेवल निकाल सकते हैं ना। अभी हम आगे चल के निफ्टी के लेवल्स देखने वाले हैं कि कौन से स्टेप पे हम बाइंग का सोच सकते हैं, राइट। एक जोन वाइज मैंने पूरा चार्ट के ऊपर ड्रॉ करके रखा है, वो मैं डिस्कस करने वाली हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। तो उसी तरह से हम स्टॉक्स में भी कर सकते हैं। जैसे कि मुझे HDFC बैंक लेना है फॉर एग्जाम्पल, ये लेना है, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एग्जांपल के लिए अगर हम समझे तो HDFC बैंक को मुझे बाय करना है एज पर स्ट्रैटेजी। अभी वॉर वाली सिचुएशन है, तो अगर मेरा इसमें ऐसे में एक्टिव हो गया या तो एनवेलप एक्टिव हो गया, तो 100% में वहाँ पे, मतलब मेरा जो भी 5% मुझे डालना है कैपिटल, तो पूरा मैं नहीं डाल दूंगी, राइट। उसको भी मैं 5 पार्ट में डिवाइड करूँगी, क्योंकि ऐसी जो सिचुएशन होती है ना, कुछ पेंडेमिक आ गया या वॉर लाइक या कुछ भी अनफॉर्चुनेट ऐसे सिनेरियो आ गया, तो मार्केट बुरी तरह से गिरता है, और तब हमें रिग्रेट होता है कि यार मैंने थोड़ा बाय किया होता, या अभी मेरे पास पैसे होते तो मैं अच्छी क्वांटिटी बाय कर सकती थी। तो इसीलिए ऐसी जब कंडीशन हो हमारे सामने, तो हमें धीरे धीरे बाइंग करनी चाहिए, अग्रेसिव बाइंग नहीं करनी चाहिए, राइट। तो ये 3 सिनेरियो हमने डिस्कस कर लिए कि एक तो फुल स्केल वॉर हुआ तो ऐसा हो सकता है, लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो ऐसा हो सकता है, और अगर वापस हमें रिलीफ रैली मिल गई तो हम वापस हाई को टच करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहिए हमें या रुकना चाहिए। तो कम्प्लीटली स्टॉप नहीं करना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बोला कि अगर रिलीफ रैली आ गई और आप कैश लेके बैठे रहे तो फिर वो आप मिस कर दोगे। तो कम्प्लीटली हमें इन्वेस्टमेंट को स्टॉप नहीं करना है, ये पूरा गलत अप्रोच है, क्योंकि टाइमिंग इम्पॉसिबल है, राइट। तो फुल लमसम भी हमें नहीं करना है, फिर रिस्की अप्रोच है। अगर वॉर एस्केलेट हुआ तो बेस्ट अप्रोच यही है कि स्ट्रक्चर डिप्लॉयमेंट करें, हम थोड़ा 4-5 पार्ट में अपना कैपिटल डिप्लॉय करते जाएं। दैन द नेक्स्ट क्वेश्चन में भी एवरेजिंग कब करें, राइट। तो एवरेजिंग सिर्फ तब हमें करनी है जब फंडामेंटल्स इंटैक्ट हो, कंपनी का डेप्ट मैनेजेबल हो, लॉन्ग टर्म ग्रोथ उसका इंटैक्ट हो। सिर्फ प्राइस गिरने पर एवरेजिंग नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरा न्यूजन 60% गिर गया तो चलो मैं उसमें पैसे डाल देती हूँ, दिस इज़ एन एग्जाम्पल, ओके। ऐसा नहीं करना चाहिए। वो जब भी आपको पैसे डालने हो किसी भी स्टॉक में, तो उसका फंडामेंटल वापस आप जाके चेक कर लो। अगर वो इंटैक्ट है, मैनेजमेंट स्ट्रांग है, बैलेंस शीट उसकी क्लीन है, तो आप उसमें पैसे डाल सकते हो। सपोर्ट पे एवरेजिंग कहाँ करनी चाहिए उसका भी वीडियो है हमारे पास, तो आप वो भी जाके देख सकते हो। तो इस हिसाब से हमें पैसे डालने चाहिए किसी स्टॉक में। सिर्फ प्राइस गिरने पे हमें एवरेजिंग नहीं करनी चाहिए, राइट। अगर
वॉर एस्केलेट होता है, मार्केट गिरता है, तो वही लोग रिग्रेट करेंगे जो सिर्फ हेडलाइंस को देख के कैश में बैठे रहेंगे, और वही लोग वेल्थ बना पाएंगे जो डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्टमेंट करते चलेंगे, राइट। तो इसके लिए मैंने निफ्टी के कुछ लेवल्स निकाल के रखे हैं। हम चार्ट के ऊपर जाते हैं, यस। तो देखिए यहाँ पे रिसेंट हाई चार्ट पे आप देखेंगे, मैं इसको थोड़ा जूम करती हूँ तो हमें क्लियरली दिखे। ओके, तो रिसेंट हाई हमारा था 26,373। तो यहाँ से गिर के अभी हम कहाँ पे आ गए हैं 24,865। 5% जितना करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। ये ऑल टाइम हाई था और वहाँ से अभी हमारा जो रिसेंट क्लोजिंग प्राइस था वो है, राइट। तो इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो 5% तो हम ऑलरेडी गिर चुके हैं। तो मेजर रेजिस्टेंट हमारा देखेंगे तो यही है 26,373, राइट। यही रिसेंट स्विंग हाई था हमारा। तो मार्केट ने मल्टीपल यहाँ पे अटेम्प्ट किए थे देखो ऊपर जाने के, लेकिन सक्सेस नहीं मिली थी, राइट। हर बार फेल हुआ था। तो इसको हम एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन कंसिडर कर सकते हैं, ऊपर वाला है वो। अब इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो हायर हाई पैटर्न हमारा जो है वो ब्रेक हो चुका है। चार्ट पे हमें लोअर हाई फॉर्मेशन दिख रहा है, राइट। इसका मतलब कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड हमारा वीक हो चुका है। करंट लेवल की बात करें तो दैट इज़ 24,865। तभी 25,000 जो एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है, हम अभी तो उसके नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं, उसके नीचे ही चल रहे हैं, राइट। इसका मतलब कि मार्केट में अभी जो सेंटिमेंट्स है वो वीक ही है। उसके बाद अगर हम इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो जहाँ पे हम खड़े वही है 24,600, 24,700, ये वाला जो एरिया है वो। तो रिसेंट पैनिक वीक जो अभी बना था ना, रिसेंट वाला, वो यहीं पे बना था। अगर ये जोन टूट गया तो नेक्स्ट जो मूव है वो बहुत फास्ट हो सकता है, क्योंकि उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट है हमारा डायरेक्ट 24,000। आप देखोगे तो, राइट। मैं इसको थोड़ा जूम आउट करती हूँ, देखो नेक्स्ट सपोर्ट हमारा ये है 24,000 के आसपास। उसके बाद अगर ये भी ब्रेक हुआ तो डायरेक्ट हम जाएंगे 23,000, 23,200, 23,000, 23,200 के पास। अब ये देखो आप, तो स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, राइट। थोड़ा जूम आउट करते हैं, ओके। और उसके बाद एक एक्सट्रीम सपोर्ट बन के आया है, दैट इज़ 22,000। देखो यहाँ पे ये वाला सपोर्ट। अगर ग्लोबल वॉर एस्केलेट होता है तो यहाँ तक फास्ट फॉल हमें देखने को मिल सकता है, ये पॉसिबल है। अभी तक फुल पैनिक नहीं है, लेकिन वीकनेस विजिबल है चार्ट के ऊपर भी। अब अगर हम एग्जिट लेवल वाइज बात करें तो देखो अभी यहाँ से बात करते हैं हम, तो हमारा जो अभी का लेवल है इसी को हम पकड़ के चलते हैं। अभी का हमारा लेवल है 24,865, इसको हम बेस लेवल पकड़ते हैं, राइट। तो सबसे पहला जो जोन है मैंने ड्रॉ किया है तो यही वाला है 24,600। अगर 24,600 को होल्ड करता है निफ्टी, इसको रिस्पेक्ट करता है और बाउंस देता है, तो आपको जितना भी कैपिटल अपना डिप्लॉय करना होगा, जैसे कि किसी के पास अगर 10 लाख रुपए है अभी कैश में, और तो उसमें से 20% ये जोन 1 पे डिप्लॉय कर सकते हैं, राइट। SIP जो आपकी रहेगी वो कंटिन्यू कर सकते हैं, और ETF एक्यूमुलेशन आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। ये जो है पूरा माइनर करेक्शन जोन है। उसके बाद अगर ब्रेकडाउन हो गया 24,500 के नीचे, 24,500 के नीचे ब्रेकडाउन हो गया, डेली क्लोज 24,500 के नीचे आता है, तो नेक्स्ट टारगेट आएगा हमारा 24,000, दैट इज़ जोन 2। तो यहाँ पे हमें एडिशनल 30% जो था हमारा वो डिप्लॉय करना रहेगा। इसमें आप लार्ज कैप लीडर्स को ऐड कर सकते हो और डिफेंस स्टॉक, नहीं तो उसका ETF, दोनों में से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हो, राइट। तो हमारा 50% हो गया, 20% हमने यहीं पे डाला अगर हमें, और फिर ये सपोर्ट टूटता है यहाँ पे आए तो और 30% डाल दिया। अब 24,000 है वो भी ब्रेक कर गया है, एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, राइट। अगर ये टूट गया तो फिर मोमेंटम सेलिंग यहाँ पे आ सकती है, राइट। तो आपको यहाँ पे और 25% डिप्लॉय करने होंगे, कर सकते हैं आप। यहाँ पे आपको हाई कन्विक्शन स्टॉक जो भी आपको लगे वो ऐड कर सकते हैं। बैंक्स यहाँ पे ऐड करना सेफ रहेगा मेरे हिसाब से। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते अच्छे खासे बैंक अच्छे खासे लेवल पे आ ही जाएंगे, तो उसके ऊपर हम ध्यान दे सकते हैं एज पर स्ट्रैटेजी। तो यहाँ पे हमने 30%, यहाँ पे हमने कितना डाला था 20%, यहाँ पे 30% और यहाँ पे 25%, मतलब 75% हमने यहाँ तक डिप्लॉय कर दिया। अब अगर ये 23,000 भी ब्रेक कर गया, 23,000, 23,200, तो हम सीधा आएंगे 22,000 पे, राइट। ये एक्सट्रीम पैनिक जोन रहेगा, ये बहुत ही रेयर अपॉर्चुनिटी मिलेगी हमें। तो यहाँ पे ही हम अपनी लॉन्ग टर्म वेल्थ बना सकेंगे, और यहाँ पे हमें फुल डिप्लॉयमेंट करना है फिर,
राइट। अभी 10 लाख के एग्जांपल के साथ अगर हम देखें अभी के चार्ट के हिसाब से, तो अगर आपके पास 10 लाख रुपए है तो आपको यहाँ पे अगर बाउंस देखने को मिलता है तो आप 2 लाख रुपए लगा सकते हो। अगर 24,000 के पास पहुँच गया टूट के तो यहाँ पे बाउंस लगाते हैं तो ठीक है, अगर टूटा तो फिर आप और 3 लाख रुपया यहाँ पे लगा सकते हैं। 20 नेक्स्ट सपोर्ट आएगा हमारा 23,200, उसके आसपास 3 लाख और डिप्लॉय कर सकते हैं। और लास्ट में अगर टूट के हम 22,000 के आसपास आ गए तो 2 लाख और ये सब के बीच में SIP जो हमारी चलती होगी उसको तो कंटिन्यू रखना ही है हम, राइट। अभी कोई ऐसे भी आके पूछेगा कि ऐसा किसने बोला कि 22,000 तक ही जाएगा, उसके नीचे भी जा सकता है, तो यस डेफिनेटली जा सकता है। और अगर उसके नीचे गया तो फिर हम बहुत लंबा जाएंगे, यहाँ तक भी जा सकते हैं, राइट। 18,000, 19,000, 20,000 वाला जो सपना था बहुत सारे लोगों का वो भी पूरा हो सकता है। तो यहाँ तक का तो हम पूरा प्लान कर सकते हैं। अभी उसके नीचे भी गया तो फिर आपको अपनी सैलरी में से जो भी आएगा उतना आप डाल सकते हो, या तो आपके कोई पैसिव इनकम है वो पैसे आप डाल सकते हो, राइट। ऐसी कंडीशन में उधारी का पैसा या लोन लेके हमें बिल्कुल भी सोचना भी नहीं चाहिए कि हम मार्केट में डालें, क्योंकि वी डोंट नो कि ये वॉर कब ख़त्म होगा। अगर हम यहाँ तक पहुँच गए इसका मतलब कंडीशन ख़राब हो चुकी है ऑलरेडी, राइट। तो उसके बाद फिर रिस्क लेना बहुत ही रिस्की हो जाएगा। तो आपके अगर खुद के पैसे हैं तो आप डेफिनेटली लगा सकते हो, अगर आपको किसी को नहीं दे रहे हैं तो। लेकिन लोन लेके उधारी के पैसे अगर हम यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ से मार्केट और गिरा तो फिर हालत बहुत ही ख़राब हो जाएगी। तो ये बात भी हमें ध्यान में रख के ही प्लान बनाना चाहिए। इसीलिए हम ज़ोन 4 तक का तो पूरा प्रॉपर प्लान बना के उसके हिसाब से चल सकते हैं, राइट। अब सेक्टर कौन से हम वॉर के टाइम पे फोकस कर सकते हैं, तो एक तो एनर्जी सेक्टर है, डिफेंस है, बैंक्स है और FMCG सेफ्टी के लिए कुशन हमें देगा। इसके लिए अवॉइड कौन से सेक्टर्स हमें करने चाहिए, तो जो ओवर लेवरेज मिड कैप्स है और वीक स्मॉल कैप, ओके, आई एम सेइंग वीक, जिसके फंडामेंटल अच्छे नहीं है वैसे स्मॉल कैप्स, और जो ओवर लेवरेज मिड कैप है वो सबको हमें टोटली अवॉइड करना चाहिए ऐसे कंडीशन में। सिर्फ और सिर्फ हमें लार्ज कैप के ऊपर ध्यान देना चाहिए एज पर स्ट्रैटेजी तो अभी इसमें कोई काम नहीं करेगी। अगर इतना करेक्शन आएगा तो सब भी स्ट्रैटेजी के नीचे ही हमें स्टॉक मिलेंगे, तब फिर हम सपोर्ट देख के एवरेजिंग कर सकते हैं, एक्यूमुलेट कर सकते हैं, राइट। अब 4-5 पार्ट में तो अभी जो चार्ट दिखा रहा है वो फियर का स्टार्टिंग स्टेज है, अभी तो पैनिक नहीं है। अगर 24,000 यहाँ वाला 24,000 ये जोन 2 है वो ब्रेक होता है, तब फिर जो मीडिया है वो और फियर को एम्पलीफाई करेगा और डर का माहौल बढ़ेगा, और वो टाइम पे फिर हम अपना ये जो प्लान हमने बनाया है उसको फॉलो करेंगे। ओके, तो मैंने आपको फ्रेमवर्क दे दिया है। अभी मैं आपको ये कौन से स्टॉक्स आपको लेने चाहिए वो नहीं बता सकती हूँ, वो आपको अपने हिसाब से, अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो, और उसमें भी अपना प्लान बना के कहाँ पे ऐड करना है क्वांटिटी, उसका प्रॉपर एलोकेशन का प्लान बना के फॉलो कर सकते हो। बट इफ़ यू आस्क मी, आई विल सजेस्ट कि ओनली एंड ओनली जो लीडर्स है और स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, अच्छे फंडामेंटल वाली कंपनी से, उसको ही आप सिलेक्ट करो और उसमें एक्यूमुलेशन अपना बढ़ाते जाओ। अगर पैसे हैं आपके तो आप डेफिनेटली एक्यूमुलेट करो, पैसे नहीं है तो आपको डरने की चिंता करने की बात नहीं है। खुद का ही पैसा लगा है तो डरना बिल्कुल भी नहीं है। लोन का, उधारी का पैसा हमें लगाना नहीं है। बस इतनी बातों को हम ध्यान में रखेंगे तो ये वाला जो डिफ़िकल्ट फेज़ है वो भी हम पार कर लेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।